हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूएस पैसिफिक कमांड ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसके अंतर्गत एक चाइनीज J-11 फाइटर देखा जा सकता है जो कि यूएस एयरफोर्स के B-52 बॉम्बर को इंटरसेप्ट कर रहा है, जिसमें जो इंटरसेप्शन है इसको अनलॉफुल और अनप्रोफेशनल बताया गया है। इस इंटरसेप्शन के दौरान जो वीडियो B-52 द्वारा बनाया गया है ये ऑनबोर्ड थर्मल कैमरा या फिर IR कैमरे को यूज करते हुए बनाया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट के IR सिग्नेचर को शोकेस करता है। तो इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि पूरा एयरक्राफ्ट ही रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, जिसमें इंजन जो है ये ओपनली एक्सपोज है, जो कि इसके IR सिग्नेचर को बढ़ाते हैं। खाली एक स्पॉट ही पूरे एयरक्राफ्ट में है जो कि रिलेटिवली काफी कूल दिखाई दे रहा है। ये गन के पास जो टाइटेनियम शीट लगाई गई है वही है। तो ये टाइटेनियम शीट गन के पास इसलिए लगाई गई है ताकि जो गन से हीट निकलती है फायर करने के बाद वो बॉडी को डैमेज ना करे, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट का एयर फ्रेम है ये मोस्टली एल्युमिनियम अलॉय से बना है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी टाइटेनियम के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि पूरे एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में हम टाइटेनियम ही क्यों नहीं यूज़ करते। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि टाइटेनियम पहली बात तो एक्सपेंसिव है, दूसरी चीज़ एल्युमिनियम से थोड़ा हैवी है, साथ ही साथ इस पर काम करना भी मुश्किल है। तो जो एयरक्राफ्ट मास प्रोड्यूस किया जाना है उस पर पूरी तरीके से टाइटेनियम को यूज़ करना इकोनॉमिकल नहीं है। तो जो कंपोजिट हैं उनका यहाँ पर यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन रहता है, क्योंकि एल्युमिनियम के कंपैरिजन में जो कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी कम है। तो कंपैरेटिवली जो IR सिग्नेचर है ये भी नीचे रहेंगे। यहाँ पर LC तेजस को Su-30 MKI के कंपैरिजन में ज़्यादा बेनिफिट है। कहा यह जाता है कि जो कार्बन कंपोजिट है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी एल्युमिनियम के कंपैरिजन में 40 टाइम्स कम है। तो जो मॉडर्न फाइटर्स हैं जो कि कंपोजिट मटेरियल को यूज़ करते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी वैसे ही कम होती है, तो IR सिग्नेचर भी कम होता है। बाकी अगर आप डिज़ाइन को ही देखें तो फ्लैंकर्स के जो इंजन है ये भी पूरी तरीके से एक्सपोज होते हैं। खाली नोजल की साइड से ही नहीं बल्कि ऊपर से पूरा का पूरा इंजन दिखाई देता है, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में भी देख सकते हैं कि जो हीट सिग्नेचर है वो कितने प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो फ्लैंकर्स हैं ये किसी भी तरीके से स्टेल्दी नहीं है, ना ही इनका रडार क्रॉस सेक्शन कम है, ना ही इनका IR सिग्नेचर कम है, और ये डिज़ाइन की वजह से है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके एवियोनिक्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैमर्स को लगा सकते हैं जो कि इसकी डिटेक्शन रेंज को कम कर सकता है, पर IR सिग्नेचर को हाइड नहीं कर सकते। तो जो IRST सेंसर है उनसे ये प्लेटफॉर्म नहीं बच सकता। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो आउटडेटेड डिज़ाइन है इसके साथ क्या ये फ्यूचर में सस्टेन कर सकता है, और क्या खाली एवियोनिक्स मॉडिफिकेशन इसे फ्यूचर रेडी बना देंगे। तो हम इस डिज़ाइन को आउटडेटेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मॉडर्न फाइटर्स में डिज़ाइन करते हुए एयरक्राफ्ट को ये ध्यान में रखा जाता है कि ये लो ऑब्जर्वेबल रहे, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म्स को डिज़ाइन करते हुए ये दिमाग में रखा जाता है कि ये लो रडार क्रॉस सेक्शन के साथ हो और इसका जो IR सिग्नेचर है ये भी लो रहे, जो कि फ्लैंकर के केस में नहीं है। हाँ, डिज़ाइन काफ़ी मनवरेबल ज़रूर है, पर क्योंकि एवियोनिक्स आजकल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, वेपन्स लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है, तो ये काफ़ी वल्नरेबल भी रह जाता है अपने डिज़ाइन फ्लॉज की वजह से। तो जो सुपर सुखोई अपग्रेड की बात कही जा रही है इसके अंतर्गत हम इसके एवियोनिक्स अपग्रेड में काम करेंगे और वही मेन फोकस होगा, जिसके अंतर्गत इसका रडार जो है ये चेंज किया जाएगा, ज़्यादा पावरफुल रडार लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी इंप्रूव करी जाएगी, साथ ही साथ जो ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा और इसके वेपन पैकेज को भी एनहेंस किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगा। तो क्या ये रफाल जितना कैपेबल हो जाएगा अपग्रेड के बाद एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। तो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए लो ऑब्जर्वेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एवियोनिक्स अपग्रेड से आपको सिचुएशनल अवेयरनेस बेटर मिल जाएगी, एनिमी का डिटेक्शन आप कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि ये खुद एक बड़ा एयरक्राफ्ट है, IR कैंडल है, रडार क्रॉस सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है, तो एनिमी एयरक्राफ्ट इसे डिटेक्ट करने में पहले सक्षम होगा, जिसकी वजह से ये शुरुआत से ही डिसएडवांटेज में रहेगा। ऑल्दो इसके बाद पायलट की स्किल्स पर भी डिपेंड करेगा कि वो इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज करते हैं और इसके डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली पॉसिबल है, पर मशीन से आपको पहला नुकसान मिलेगा। और यही कारण है कि बालाकोट जैसे मिशंस के लिए Su-30 MKI आइडियल चॉइस नहीं था। तो अब सवाल आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि ऐसे तो ये एयरक्राफ्ट इररिलेवेंट हो जाता है फ्यूचर के लिए, पर ऐसा नहीं है। तो एयर टू एयर कॉम्बैट में ये चीज़ हम मानते हैं कि डिसएडवांटेज रहेगा, पहले ये एयरक्राफ्ट देखा जाएगा, लेकिन अगर ये ग्रुप में ऑपरेट होते हैं जिसके अंतर्गत रफाल जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट के कवर में ये
आगे बढ़ते हैं तो अपने बड़े साइज, ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की वजह से ये ज़्यादा मिसाइल्स और पेलोड कैरी करने में सक्षम होंगे। और चाहे बॉम्बिंग मिशंस हों या फिर चाहे एयर टू एयर कॉम्बैट हो, जो कि एक दूसरे की विजिबल रेंज में लड़ी जाए, जो कि रडार विजिबिलिटी को भी इंक्लूड करती हो, वहाँ पर इनके पास एडवांटेज होगा अपनी ज़्यादा एंड्योरेंस और ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी की वजह से। तो ये प्लेटफॉर्म मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स के कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा घातक रहेंगे। और क्योंकि इनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी वजह से ये स्पेशल मिसाइल्स को भी कैरी करने में सक्षम है, जैसे कि ब्रह्मोस हो गई, उसके बाद रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल्स हो गई, जो कि इनको एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा घातक बनाती है और इवन जो मॉडर्न फाइटर्स है उनसे भी ज़्यादा घातक बनाती है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट प्लेटफॉर्म रहेंगे, क्योंकि हम किसी भी तरीके के बॉम्बर्स को इस्तेमाल नहीं करते। और ये प्लेटफॉर्म अच्छा खासा बॉम्ब ट्रक बन सकते हैं, मिसाइल ट्रक बन सकते हैं और एनिमी के लिए परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बड़े साइज़ के डिसएडवांटेज हैं, पर इसके एडवांटेज भी हैं। आपको ज़्यादा रेंज और ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी मिलती है। तब ये एयरफोर्स पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे इनके डिसएडवांटेज को कवर करते हुए इनके एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म के कवर में इनको यूज़ करने पर हो सकता है। तो अगर रफाल के साथ फ्लैंकर्स यूज़ किए जाते हैं तो डेफिनेटली फ्लैंकर्स की कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और फ्यूचर में हम यही करने वाले हैं। बाकी जो कंट्रीज़ खाली फ्लैंकर्स को ही इस्तेमाल करती हैं अपने एयर टू एयर ऑपरेशंस के लिए, उनको डेफिनेटली डिसएडवांटेज यहाँ पर रहेगा, जिसके अंतर्गत रशिया द्वारा मोस्टली फ्लैंकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें SU-35 में कंपैरेटिवली IR सिग्नेचर को कम रखा गया है कंपोजिट मटेरियल्स को इस्तेमाल करने की वजह से, पर फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर नहीं आया है। वहीं पर अगर चाइना की बात करें तो इनकी सर्विस में भी मोस्टली फ्लैंकर्स हैं, चाहे SU-27 हो, J-11 हो, J-16 हो, SU-30 MKK हो, और इंडिया के बॉर्डर के पास भी मोस्टली इन्होंने फ्लैंकर्स ही डिप्लॉय किए हुए हैं। बाकी इनकी नेवी फिलहाल के लिए फ्लैंकर्स यूज़ करती है, जो कि J-15 है। फ्यूचर में जो J-35 है वो इनके साथ आएंगे, जो कि स्टेल्थ फाइटर्स हैं, तो डेफिनेटली उनके कॉम्बिनेशन में इन प्लेटफॉर्म को बेनिफिट हो सकता है। लेकिन खाली J-15 के साथ एक डिसएडवांटेज इन प्लेटफॉर्म के पास रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बड़े साइज के साथ आपको एयरक्राफ्ट की ऑब्जर्वेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर्स फ्लैंकर के बड़े साइज के एडवांटेज के साथ साथ लो ऑब्जर्वेबिलिटी रखने में सक्षम है। इवन अगर आप रफाल की बात करेंगे तो वो छोटा साइज होने के बावजूद पेलोड कैरिंग कैपेसिटी में और रेंज में फ्लैंकर्स को टक्कर देता है। तो इन प्लेटफॉर्म के डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव हैं, पर क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारे पास पहले से अवेलेबल है, इसकी सर्विस लाइफ भी अच्छी खासी है, तो उसको एक्सप्लॉइट करना ज़रूरी है। डेफिनेटली फ्यूचर में इनके डिसेंट रिप्लेसमेंट अवेलेबल होंगे और मोस्ट लाइकली ये इंडियन ही होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।